हाय गाइस, कुमार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज विद्युत धारा का दूसरा लेक्चर है आपका और इसमें आपको ओम का नियम पढ़ाया जाएगा। लेकिन ओम के नियम पढ़ाने से पहले हम पिछले जो परिभाषा दिए थे और जो फार्मूला दिए थे उस पर हमें क्वेश्चन करा देते हैं ताकि उस पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश जो है 1.6 है प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की क्या मांग रहा है, संख्या मांग रहा है। यानी कि सवाल बनाने का जो पहला तरीका है वो है जो दिया हुआ है उस डाटा को पहले लिखिए। क्या डाटा दिया हुआ है वो देखिएगा। I बराबर कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रो एम्पियर अर्थात 10⁻⁻⁶ एम्पियर। इसके बाद क्योंकि आप देख लीजिएगा, चूंकि 1 माइक्रो होता है उसका मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रवेश यानी E का मान दिया हुआ कितना, 1.6 10 पर पावर कितना, -19 कूलम। ये दिया हुआ है। मान क्या रहा है आपसे, n का मान। टी भी दिया हुआ है, टी भी देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 1 से प्रति सेकंड, प्रति का मतलब होता है 1 सेकंड, टाइम भी दे दिया हुआ कितना, 1 सेकंड। मान क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n निकालना है तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था उस पर जाएंगे। I बराबर क्या पढ़े थे जी, Q/T। लेकिन क्या यहाँ कहीं पर n आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि और आगे हमको जाना होगा। तो इसके बराबर में एक और चीज लिखे थे, NE/T। तो यहाँ देखिए n भी है, E भी है, T भी है और I भी है। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। I का मान भर दीजिए 10⁻⁻⁶, n नहीं पता, E का मान पता है 1.6 × 10 कितना, -19, टाइम पता है 1 सेकेंड, इसलिए n बराबर 1 से गुना करेगा उतना ही का उतना ही रह जाएगा, -6 हो जाएगा। बटा में क्या चला जाएगा, 1.6 × 10 कितना, -19। इसको करिएगा तो 10/16 इसको लिख सकते हैं, 10 पर पावर 19 माइनस कितना 6। इसको करिएगा तो 0 पॉइंट भाग दीजिएगा 16 में 10 से, तो आप 16 10 में दीजिएगा, 10 में दिए तो आ जाएगा आपका जी इतना, और 10 पर कितना 13। ये आ जाएगा किसका मान, n का मान। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर से सवाल को समझा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। I का मान दिया हुआ है, ये किसका मान है, I का मान। ये किसका मान है, E का मान। ये किसका मान है, T का मान। अब आप देख लीजिए ये किसका मांग रहा है, n का। फॉर्मूला आपने पढ़ा था, I बराबर Q/T या NE क्या, T। n का मान निकालना है, E का मान पता है, T का मान पता है और I का मान पता है। तो यानी कि एक समीकरण बन गया जिसमें एक अननोन है, आराम से निकाल सकते हैं। जिसको निकालना है उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ, जब भाग दिए तो ये वाला आ गया, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा सवाल आपको बार बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आप इसको एक बार अपने ढंग से बनाइएगा, तो तब आपका ये पूरी तरह से आपका हो जाएगा और फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम ओम का नियम आपको पढ़ा रहे हैं, देख लीजिएगा। अब आपको जो टॉपिक है वो क्या है, ओम का नियम। और ओम का नियम समझाने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल के तहत ही हम आपको पूरा चीज समझा देंगे। पिछले क्लास में हमने एक नाली का एग्जाम्पल दिया था। एक नाली में एक बॉल फंस जाता है, एक लाठी से इसको बॉल फोर्स किया जाता है, यानी बॉल दिया जाता है, तो ये कहा जाता है आगे की तरफ जाता है। ध्यान से, हमने पिछले क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि एक नाली है, उसमें एक गेंद क्या हो रहा है जी, फंस जा रहा है। अब जब गेंद फंस जा रहा है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल लाठी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, हम धक्का देंगे। और धक्का देंगे किस लिए, इसको बाहर निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, हम जो लाठी का इस्तेमाल करें, जो लगा रहे हैं, इसका नाम है विभवांतर। क्या नाम है, विभवांतर। जो फंस गया गेंद, इसका नाम धारा है। और जो रोके हुए है, ये जो एरिया रोके हुए है, ये रुकावट जो पैदा कर रहा है, इसका नाम प्रतिरोध है। ध्यान से, एक लड़का गेंद से खेल रहा था, अचानक नाली में गेंद चला गया और वो क्या हो गया, फंस गया। तो निकालने के लिए क्या लाता है, लाठी लाता है।
और लाठी ला करके वो क्या करता है, धक्का मारता है, और धक्का मार के चाहता है कि इसको आगे की तरफ कर दे। जो बल लगा रहा है उसका नाम क्या है, विभवांतर, या जो लगा रहा है उसको क्या कहेंगे हम, जो लड़का धक्का दे रहा है उसका नाम क्या है, विभवांतर। जो फंस गया है गेंद उसका नाम क्या है, धारा। और जो रुकावट, जो नाली के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है, इसको आगे की तरफ जाने नहीं दे रहा है, उसका नाम क्या है, प्रतिरोध। अब आप सोचिए कि ये जो है प्रतिरोध, ये अगर बदलेगा तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर ज्यादा दबा करके रखेगा, इसको ज्यादा दबा करके पकड़ करके रखेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर ये कम दबा करके रखेगा तो कम लगाना पड़ेगा। लेकिन ओम का नियम, ओम साहब कहते हैं इसमें आपका कि भाई साहब प्रतिरोध जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ये जो रुकावट है ये समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, नियत होना चाहिए। प्रतिरोध को क्या होना होगा, नियत रहना होगा। नियत का मतलब यानी कि क्षेत्रफल जो है वो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल अगर बदलने लगा, अब समय के साथ या तो इसको ज़्यादा दबाएगा या कम दबाएगा, तो भाई साहब फोर्स में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। ज़्यादा कस के दबाएगा तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और कम दबा कर रखेगा तो कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन कहा गया कि भाई साहब जैसा दबा कर रखा समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। कौन सा, क्षेत्रफल। ये नाली का जो नाली का जो ये एरिया है वो समय के साथ छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए। और नाली का साइज हमेशा देखिएगा फिक्स होता, बदलता नहीं, यानी क्षेत्रफल का होता है, नियत होता है। दूसरा, लंबाई। अब लंबाई अगर जो है ये जहाँ फंसा हुआ है, जो लाठी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम, तो ये लाठी, अब नाली जो होगा अगर दूर लंबाई ज़्यादा होगा तो लाठी का जरूरत भी ज़्यादा होगा, बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना नज़दीक रहेगा बल उतना ही कम लगाना पड़ता है। अर्थात ये नाली पर, लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, यानी भी समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। यानी ये नहीं कि लाठी लाया फिर मान लो कि लंबाई बढ़ गया तो फिर तो और लंबा लाठी लाना पड़ेगा। तो समय के साथ लाठी की, ये जो नली की लंबाई भी नहीं बदलना चाहिए। यानी प्रतिरोध जो है ये डिपेंड करा किस पर, लंबाई पर। तो लंबाई भी बदलना आपको नहीं चाहिए। इसके बाद ताप भी नहीं बदलना चाहिए। ताप का कॉन्सेप्ट भी समझिएगा। अगर ये जो नाली बना हुआ है अगर लोहा का है, तो आप जानते हैं कि गर्म के दिनों में जो है लंबाई बढ़ती या घटती है, तो यानी कि एरिया का फर्क पड़ेगा, और इससे क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या होगा, कम या ज़्यादा होने का चांसेस बनेगा। इसलिए कहा गया है कि ताप भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। प्रतिरोध को नियत रखना। ओम ने साहब कहे थे कि प्रतिरोध जो होगा वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। कौन कौन अवस्था, कौन कौन सा है, क्षेत्रफल, लंबाई, ताप। और ये जो बना हुआ है, ये नली जो बना हुआ है, पदार्थ की प्रकृति जिसका बना हुआ है उसका, इस सब में परिवर्तन अगर नहीं होगा, इस सब में परिवर्तन नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कि जो बल लगाएंगे वो धारा का क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर आप अगर ये नियत रहा तो जितना धक्का तेज दीजिएगा उतना ही तेज जाएगा, जितना कम बल से धक्का दे तो क्या जाएगा, कम से जाएगा। अर्थात ये बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी कम लगेगा तो कम जाएगा, और ज़्यादा लगेगा। गेंद को ही एग्जाम्पल लेकर के समझ लीजिएगा कि धारा तेजी से मारेगा, धक्का तेजी से गुजरेगा, कम बल लगाएगा तो क्या होगा, धीमे से गुजरेगा। अर्थात विभवांतर क्या है, धारा के समानुपाती है। यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, और विभवांतर कम होगा तो धारा भी क्या होगा, कम होगा। अर्थात इस तरह से ओम के नियम में कहा गया है कि आपका जो है विभवांतर धारा के समानुपाती होगा कब, जब प्रतिरोध नियत होगा, अर्थात क्षेत्रफल, लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति में चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार फिर समझा रहे हैं। नाली लिए गेंद फंस गया है, इसका एरिया नहीं बदलना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए, नियत रखना है आपको। दूसरा कहा हमने कि भाई साहब ये नली जो है ये लंबाई भी नहीं बदलनी चाहिए, यानी जितना लाठी लाए उसी पर काम लेंगे। नहीं तो मालूम चला समय साथ लंबाई बढ़ा नाली का, तो लाठी फिर ला रहे हैं, फिर जाकर रख करके दूसरा लाठी ला रहे हैं, प्रॉब्लम होने लगेगा। तो कहा कि नहीं जी, नाली फिक्स है, ऐसे भी नाली फिक्स ही होता है लंबाई। इसके बाद कहा गया ताप, लोहा का बना हुआ है, ताप में परिवर्तन करिएगा तो होगा चेंजिंग।
तो ताप को भी क्या करना है, नियत करना है। और पदार्थ की प्रकृति यानी लोहा का बना है लोहा का, तांबा का बना है तांबा का। एक आप घर में भी समझ सकते हैं, घर का जो वायरिंग होता है तो तार की लंबाई फिक्स रहता है, ये नहीं कि तार जो हम लगाए थे बाद में सुबह उठ के देखा जाए लंबाई बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। ये लंबाई क्या होता है, फिक्स होता है। अगर तांबा का तार लगाया है तो तांबा का ही तार रहेगा उसमें, यानी कि पदार्थ की प्रकृति भी नहीं बदला। चांदी का है चांदी का, तांबा का आपका जो है सिल्वर का है तो सिल्वर का ही रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं होता कि शाम में लगाया सुबह उठे तो तार में चेंज कर गया। पदार्थ की प्रकृति भी क्या रहती है, कांस्टेंट हो गई। लंबाई भी नहीं, ये नहीं क्षेत्रफल भी देख लीजिए, शाम में लगा सुबह देखे जा तार पहले पतला था मोटा हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। क्या क्षेत्रफल चेंज हुआ, नहीं हुआ। यानी कोई भी चेंज, रूम टेम्परेचर तो फिक्स ही रहता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तब ओम साहब ने कहा था कि अगर विभवांतर बढ़ेगा धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही ओम का नियम था। ओम के नियम में आपका ये आ गया भी प्रोपोर्शनल आई। अब जो है प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट भी आएगा जिसका नाम क्या है, आर। यानी आर क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। और इसी नियतांक का नाम क्या हो गया, प्रतिरोध। ध्यान से, इसका नाम क्या रख दिए हम, प्रतिरोध। अब कोई कहेगा इसमें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप देख सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। प्रतिरोध का फॉर्मूला भी अगर बात करें, प्रतिरोध का फॉर्मूला जो है उसका क्या होगा, तो भी भाई क्या हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। और आपका जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट का क्या, भी का क्या होता है, वोल्ट होता है। और क्या होता है, एम्पियर। यानी कि ये वोल्ट पर एम्पियर भी आपका होता है। तो इस तरह से आपने देखा, एक ओम लिखेंगे हम, ओम भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब है कि अगर एक ओम को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कैसे परिभाषित करिएगा, किसको परिभाषित करना है, एक ओम को। अब एक ओम को परिभाषित करने के लिए हमने पिछला बार जब एक एम्पियर को परिभाषित किया था, अगर जिसको याद है तो आराम से लिख सकता है। यही चीज हम सिखाने का प्रयास करते हैं कि एक अगर बढ़िया से सीख लीजिएगा तो दूसरे में आपको बहुत सुविधा होगा। एक एम्पियर अगर जिसको याद होगा तो वो एक ओम आराम से लिख सकता है, डिफाइन कर सकता है। क्या कहते हैं, इसको भी 1 लेना है, इसको भी क्या लेना है, 1। यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर धारा को क्या कहेंगे हम, 1 ओम कहा जाएगा। तो आपको चालक में 1 वोल्ट देने पर, अगर 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, क्या कहा जाएगा, 1 ओम कहा जाएगा। फिर से एक बार, एक विभवांतर यानी एकांक विभवांतर, एकांक क्या देना है, विभवांतर। एकांक विभवांतर देने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो 1 ओम कहा जाता है। समझ गए होंगे कि डिफाइन कैसे करना है। पिछला क्लास में भी हमने किया था, आप वहां भी देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख लीजिए। इसको क्या करना है, इसको भी क्या कर देना है, 1 ओम आपका डिफाइन हो गया। अब है इसमें कि प्रतिरोध को अगर दूसरे तरीका से डिफाइन करना हो तब, प्रतिरोध को आप देख चुके हैं कि ये क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। यानी धारा की प्रवाह में रुकावट जो पैदा करता है उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध कहा जाएगा। फिर से, धारा के प्रवाह को जो रुकावट पैदा करे क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। अब देखिए भी बराबर आ गया। इसमें एक बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन ग्राफ से, और ग्राफ समझना बहुत ही जरूरी है आपको। भी और आई में ग्राफ है, एक भी और आई में ग्राफ है, और आपसे सवाल करेगा कि इस दोनों को अगर हमने खींचा है, इसका ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये ओ है, ये इसका R1 प्रतिरोध है, इसका R2 प्रतिरोध है, किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ये सवाल पूछ लिया जाता है। लड़का ग्राफ देकर के घबरा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका से बन जाएगा, आप केवल ध्यान दीजिएगा तब। देखिए कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे।
आपने पढ़ा अभी ओम के नियम से V बराबर आई आर। ये जो है ये कौन सी एक्सिस पर है? y एक्सिस पर है। इधर कौन सा होता है? y एक्सिस, तो इसको लिखेंगे y। I किस एक्सिस पर है? x पर है, तो x लिखेंगे। और ये क्या है? कांस्टेंट था, आपने देखा था v प्रोपोर्शनल I था, प्रोपोर्शनल साइन हटा तो क्या आया था? r आया था। यानी कि r क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने स्ट्रेट लाइन समीकरण मान के m से स्विच कर दिया। तो ये क्या इसका समीकरण हो गया? सरल रेखा का, सरल रेखा का समीकरण हो गया। अब सरल रेखा का समीकरण हो गया तो y तो y एक्सिस हो गया, ये x, ये क्या है? m को ढाल बोला जाता है। और ढाल जो होता है वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं, ये r1 है, ये r2 है। इसको मान लेते हैं x एक्सिस के साथ θ1, इसको मानते θ2। x से लेना होता है, ये tan थीटा जो होता है ये x एक्सिस के साथ बनाया हुआ कोण होता है। तो एक हो गया θ1, एक क्या हो गया? θ2। अब आपको चेक करना होगा किसका थीटा का मान ज्यादा है, क्योंकि देखिए m किसके बराबर है? r के बराबर है, और r किसके बराबर है? tan थीटा। अगर इसका मान ज्यादा होगा तो r का मान भी ज्यादा होगा, थीटा का मान कम होगा तो r का मान भी क्या होगा? कम होगा। इसमें चेक करिए, आपने पढ़ा होगा कि 0 से 90 तक जब हम जाते हैं, कहाँ से? 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो tan थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि दोनों एंगल में थीटा का मान किसका ज्यादा होगा? θ1 जो है वो बड़ा होगा और θ2 का मान क्या होगा? कम होगा। अर्थात tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। और tan θ2 क्या लिखते हैं? r1, r लिखते हैं, यहाँ पर r लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे? r। लेकिन 1 लगा हुआ तो 1, 2 लगा हुआ तो 2, यानी किसका मान ज्यादा होगा? r1 का मान ज्यादा होगा और r2 का मान क्या होगा? कम होगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको दे तो आप इस तरह से बता सकते हैं किसका मान ज्यादा होगा और किसका मान कम होगा। एक और हम कर देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देख लीजिए, जैसे सवाल दे दिया, ये V है और ये I है। ये R2 दे दिया, ये R1 दे दिया और ये R3 दे दिया। अब कहा जाएगा किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और किसका कम होगा। चेक करिए, थीटा ये 1 होगा, 2 दे देते हैं इसको θ1, इसको θ3। किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा? चेक करिए, थीटा कौन ज्यादा है? ये वाला। एक से साथ चेक करिए, तो ये जब ज्यादा है तो R2 का मान सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन आएगा? R1 आएगा। और सबसे कम कौन है? 3 है, तो कौन हो जाएगा? R3 हो जाएगा। तो आपने देखा जिस थीटा का मान कम होगा वो कम होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपका जो था सवाल पूछा जाता है और ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपका जो टॉपिक है वो प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है वो चीज चेक कर लीजिएगा। तो प्रतिरोध की निर्भरता हम लिख देते हैं हेडिंग, प्रतिरोध की निर्भरता। अब यहाँ चेक करिएगा, प्रतिरोध की निर्भरता का मतलब है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध पहला है चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है जी? जैसे ये चालक हो गया, तो ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लंबाई कम होगा प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। दूसरा है आपका कि ये एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रम एरिया हो गया ये वाला, यानी कि एरिया का व्युत्क्रम, अगर एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतना तक तो समझ गए होंगे। हमने कहा कि प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सवाल उठा तो कहा हमने कि लंबाई पर निर्भर करता है। और लंबाई पर निर्भर कैसे करता है? समानुपाती, मतलब कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। इसके बाद हमने कहा कि भाई क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें पूछा जाएगा कैसे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध घटेगा और ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल बटा ए। अब देखिए यहाँ पर कि आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए हो गया। अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट को हमने रो यूज किया, इसका नाम क्या है, रो। यानी हम पहले से जानते थे आपको कि प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट को हमने क्या लिया हुआ, रो। तो इस तरह से आपने देखा कि रो आ गया एक और यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, आर बराबर रो एल बाई, यानी आर क्या हो गया, प्रतिरोध, एल क्या हो गया, चालक की लंबाई, ए क्या हो गया, चालक का क्षेत्रफल, रो क्या हो गया, आपका एक कांस्टेंट है, नियतांक है, और इसी का नाम जो दिया गया रो को प्रतिरोधकता, इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान दे दीजिएगा, इस पर दो नाम से पुकारा जाता है इसको। कौन कौन सा नाम है, रो को प्रतिरोधकता या फिर क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। एक बार हम और समझा रहे हैं, समझिएगा। कहा गया कि प्रतिरोध निर्भर करता है, जी हाँ से करता है। किस पर निर्भर करता है, हमने कहा लंबाई पर। लंबाई पर कैसा निर्भर करता है, समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती, तो हमने कहा समानुपाती। यानी आर प्रोपोर्शनल एल, यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। दूसरा कहा गया आर जो प्रोपोर्शनल जो लिखा गया 1/a, अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। हमने कहा दो को समीकरण मान लिया, दोनों को अगर लिया गया तो बनता है आर प्रोपोर्शनल एल बटा ए। अब देखिए प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट भी आएगा और कांस्टेंट कौन सा है, रो है। रो जो है क्या उसका नाम भी है, नियतांक तो पता है कि नियत है, नियतांक है, तो रो का जी नाम है प्रतिरोधकता या फिर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। आपका यहाँ पर देख लीजिएगा रो क्या है, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपने देखे थे इसमें आर बराबर क्या था, रो एल बाई ए। अब कहा जाएगा रो का मात्रक अगर कहा जाए निकालने के लिए, रो का मतलब क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। मात्रक क्या होगा, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको फार्मूला को इस तरह से लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, हमने पहले ही कहा था मात्रक उसका निकालना जरूरत पड़ जाता है जब वो सात को मात्रक मूल मात्रक में नहीं आता। जब सात मूल मात्रक में नहीं आएगा तो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, फार्मूला से। चेक करिए, मात्रक निकालना था हमने, यहाँ लेकर आ गया। अब इसका मात्रक, इसका ही मात्रक जो है निकालना है तो इसका मात्रक लेना होगा, यानी मात्रक किसका, रो का। तो मात्रक का रो आर का भी क्या लिखना होगा, मात्रक, यानी मात्रक लिखेंगे किसका जी, आर का, और किसका लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे किसका, ए का। अब बाटा में मात्रक किसका लिखेंगे हम, ए का। इन सब का मात्रक हम लिखेंगे। चेक करिए, इसका मात्रक आया था ओम, अभी निकाले थे। इसका मात्रक जो होता है एरिया, और एरिया का मात्रक आपने पढ़ा होगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या पढ़े थे, मीटर। मीटर से मीटर का गया हो, कट गया, क्या बचा, ओम मीटर। यानी कोई पूछता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। क्लियर हो गया होगा। अब कहा जाएगा डिफिनीशन क्या अगर दिया जाए तो क्या दिया जाएगा, किसका डिफिनीशन, विशिष्ट प्रतिरोध का या फिर किसका, प्रतिरोधकता का। तो डिफिनीशन देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, आप समझिएगा। इसमें कहा गया कि अगर क्षेत्रफल कितना कर दे 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई को क्या कर दे 1 मीटर, यानी एक ऐसा चालक जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 1 मीटर हो तो क्या हो जाएगा, रो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे आया, रो आर के बराबर, क्षेत्रफल कितना लेना है 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई को कितना लेना है 1 मीटर, तो 1 में गुना करेगा तो ये भी हो जाएगा, 1 से भाग दे तो वो भी रह जाएगा, तो रो बराबर क्या आ गया, आर आ गया। अर्थात कह सकते हैं आप, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई 1 मीटर हो तो प्रतिरोधकता क्या होती है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होती है, बराबर होती है।
तो ये था परिभाषा, आपका पेज पर लिखा हुआ है। और ध्यान रहे, जो पेज है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक करके दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में देने पर वो साफ से नहीं आ रहा है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा क्लियर आपको दिखाई देगा। आप क्योंकि हमने ये सुविधा दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, उसमें दिखाई जो है वीडियो में नहीं दे रहा था। और ध्यान से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट भी करें, ताकि इससे हमको अच्छा लगता है और हमको पता चलता है कि आपको पढ़ाई जो है कैसा लग रहा है। जब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करिएगा पता नहीं चलता। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने में और कमेंट करने में पैसा नहीं लगता। भाई साहब कितना आदमी सोचता है कमेंट करेंगे पैसा लग जाएगा, भाई साहब पैसा नहीं लगता, लाइक कमेंट पर, शेयर करने पर और सब्सक्राइब करने पर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको करिए और उसका नोटिफिकेशन पर आप दे दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और तुरंत हमेशा वीडियो अपलोड हो और देखते रहिए। यही नहीं कि आज अपलोड हुआ नोटिफिकेशन पहुंच गया 2 दिन बाद देख रहे हैं, वो भी गलत तरीका है। क्योंकि हम चाह रहे हैं, अब जो चाह रहे हैं लगातार वीडियो अपलोड हो आपका, कोई क्लास अभी खुलने वाला है नहीं, तो हम प्रयास कर रहे हैं अब कि 2 दिन में अपलोड होता रहे वीडियो आपका, तो लगातार देखते रहिए। नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद 2 दिन बाद लड़का सर्च कर रहा है, ये गलत तरीका है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ तक आपका हो गया था, चेक कर लीजिए। रो का मात्रक हो गया, परिभाषा हो गया, सब चीज़ हो चुका है। अब है आपने एक पढ़ा था टॉपिक में भी कि प्रतिरोध जो है ताप पर निर्भर करता है। अब वो ताप पर निर्भर कैसे करता है, लंबाई देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए। अब है कि आपका किस पर निर्भर करता है प्रतिरोध, ताप पर। तो ताप के साथ रिलेशन कैसा है ये आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 2018 में पूछा भी था। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, प्रतिरोध पर, ताप पर। तो भाई साहब प्रतिरोधकता जो है वो ताप पर निर्भर करता है। और ताप पर निर्भर करेगा, सोचिए लिखा हुआ फार्मूला रोयल बाय ए, अगर ये ताप पर निर्भर करता है ये भी तो ताप पर निर्भर करेगा। ये ताप के साथ बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ेगा, अगर ये ताप से घटेगा तो ये भी क्या होगा भाई साहब घटेगा, क्योंकि आर देखिए सीधा सीधा रो के साथ है, यानी कि अगर आर का निकल जाए तो रो का भी निकल जाएगा। यानी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, आर। अब है कि कैसे इसको दिया जाए फार्मूला, तो कैसे होगा वो देख ले। रिलेशन हमने कहा एक तरफ ले लिया है समय, एक तरफ क्या ले लिया समय, एक तरफ क्या ले लेंगे प्रतिरोध। ताप में देखिए हमने क्या ले लिया, एक तरफ समय एक तरफ क्या ले लिया प्रतिरोध। समय ले लिया हमने टी नॉट और एक ले लिया टी। टी नॉट पर चेक किया प्रतिरोध तो था आर नॉट, और टी पर चेक किया तो क्या है आर। प्रतिरोध देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टी नॉट पर प्रतिरोध कितना है आर नॉट, टी पर कितना है समय जैसे ही बढ़ा प्रतिरोध क्या दिखा दिया आर। जब देखा गया तो देखिए इसमें कि प्रतिरोध में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन जी, प्रतिरोध में परिवर्तन। प्रतिरोध में परिवर्तन जो है ये प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती है। किसके समानुपाती होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध के। अब प्रारंभिक प्रतिरोध का मीनिंग समझिएगा क्या। अगर 50 ओम है और 100 ओम है 10 डिग्री सेल्सियस पर, जब 20 डिग्री सेल्सियस में चेक किया गया तो ये दिखा रहा है 58 ओम, ये दिखा रहा है 130 ओम। कम है तो कम बढ़ा, ज्यादा था तो ज्यादा बढ़ा। देखिए कम था तो कम बढ़ा, ज्यादा था तो ज्यादा बढ़ा, यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रारंभिक प्रतिरोध पर। कम रहेगा तो कम बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए लिखा गया है कि प्रतिरोध में परिवर्तन जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध का। इसका एग्जाम्पल भी अगर देख लीजिएगा तो हमारे ख्याल से पूरी तरह से याद रहेगा। जब लड़का जुआ खेलता है, जो लड़का करता है जुआ खेलता है, तो कम रुपए लगाएगा तो रुपए का बढ़ता है, कम बढ़ता है, और ज़्यादा रुपए लगाएगा तो क्या बढ़ता है, ज़्यादा। डिपेंड किस पर कर रहा है, जब उसके शुरू के रुपये जो लगाया है उस पर। अगर 50 रुपये लगाता है तो 60 रुपये 10 में बढ़ा, और वही 100 रुपये लगाता है तो 30 रुपये 40 बढ़ जाता है। ये रुपये के अनुसार बढ़ता है। रुपया जुआ में ज़्यादा लगाइएगा तो ज़्यादा रुपया मिलेगा, और कम रुपये लगाइएगा तो
कम रुपया मिलेगा, अर्थात प्रारंभिक पैसा पर आपका क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो देख लीजिए प्रतिरोध में जो परिवर्तन है किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रारंभिक प्रतिरोध पर। दूसरा एक और है, ये प्रतिरोध परिवर्तन जो है तथा कर लेते हैं, प्रतिरोध में परिवर्तन ये आपका जो है ये डिपेंड करता है ताप पर भी, यानी ताप पर भी क्या करता है, निर्भर करता है आपका। देख लीजिएगा प्रतिरोध में परिवर्तन प्रोपोर्शनल क्या है, ताप में परिवर्तन। इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको फर्स्ट ऐसे भी अभी मैंने लिखना है, इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में तो क्या लिखेंगे जी, ताप प्रतिरोध परिवर्तन। प्रतिरोध का परिवर्तन मतलब क्या होता है, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल। प्रारंभिक की बात है, प्रारंभ में कितना था, आर नॉट, प्रोपोर्शनल क्या लिख देंगे, आर नॉट। इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट, इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध परिवर्तन तो डेल्टा आर, अब प्रोपोर्शनल किस में परिवर्तन जी, ताप में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, ताप में परिवर्तन हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड। अब समीकरण से फर्स्ट और किससे लेना है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जैसे लीजिएगा, डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा जी, प्रोपोर्शनल आर नॉट डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आप बताइए प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा भाई साहब, और कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट का नाम क्या है, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अल्फा दिया गया, ये क्या है, नियतांक का, इसका नाम भी है तो भाई साहब इसका नाम भी है, और इसका नाम क्या है, ताप गुणांक। किसका नाम है, अल्फा का। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर को आर माइनस आर नॉट, तो हम बताए थे कि डेल्टा का मतलब होता है अंतर। अंतर कैसे लिखते हैं, बाद में से किसको घटाना होता है, पहला को, लेकिन बाद में कौन है, आर है, शुरुआत में कौन है, आर नॉट, तो बाद में से किसको घटाएंगे, शुरू वाले को, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं आप। आर नॉट देखिए दोनों में है कॉमन है, इसको ऐसे भी लिख, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, मन है तो आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आर बराबर आर नॉट और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मन है तो डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी नॉट, तो बाद में से किसको घटाते हैं, पहले को, बाद में से किसको, पहले को लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। ये हो गया आर के टर्म यानी प्रतिरोधक का कि प्रतिरोधकता। तो भाई हम पहले ही कहते हैं कि आर बराबर रोएल बाई ए होता है। अगर ये ताप पर निर्भर करता है तो ये भी ताप पर निर्भर करेगा, प्रतिरोधक किस पर निर्भर करता है, ताप पर। तो इसको अगर लिखना चाहें तो आर बराबर क्या लिखता है, रोएल बाई ए, यानी रो बाद वाला है तो बाद वाला लिख दिया रो, उसके बाद एल अब बटा में का ए, इसको भी लिख सकते हैं रो नॉट एल अब बटा में क्या ए और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ से देखिए एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी ये भी फार्मूला बन गया प्रतिरोधक के टर्म में ये वाला और प्रतिरोध के टर्म में ये वाला। फिर से ऊपर लिख रहे हैं, देख लीजिएगा आर बराबर यानी आर क्या है, फाइनल आर नॉट और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर का प्रतिरोधक टर्म में तो कुछ नहीं, आर की जगह रो, आर की जगह भी रो, यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ नहीं आया, यहाँ पर नोट जीरो लगा तो जीरो लगा दीजिए और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरह से आपने देखा कि एक याद है दूसरा ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि आर का मान हो गया या फिर रो का ताप पर कैसे निर्भर करेगा, हमने वो चीज़ देखा। एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से आपको याद हो जाए। हमने क्या कहा कि आप समय ताप बदलेगा, समय के साथ ही ताप बदलेगा, ताप बदलेगा तो रेसिस्टेंस में हमने कहा कि प्रभावित तो होगा। अब कैसे प्रभावित है चेक करिए, हमने कहा टी नॉट यानी शुरुआती समय में हम जब चेक किए तो प्रतिरोध कितना था, आर नॉट था। कुछ समय पश्चात जब टाइम टी था तब प्रतिरोध कितना हो गया, आर हो गया। तो कहा गया प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन किसके समानुपाती है, प्रारंभिक प्रतिरोध का। हमने कहा था प्रारंभिक प्रतिरोध मतलब कि आप जितना जुआ में पैसा लगाइएगा
उतना ही आपको ज़्यादा आपको मिलेगा। यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, मूल अमाउंट पर, यानी प्रारंभिक अमाउंट पर। रुपया कम लगाएगा जुआ में तो रुपया कम जीतिएगा, ज़्यादा रुपये लगाएगा तो क्या मिलेगा, ज़्यादा रुपये। जुआ खेलिएगा, मौत एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, अब लगेगा जुआ खेलने और देखने लगिएगा, इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा, समझा रहे हैं समझिएगा। तो प्रारंभिक किस पर, प्रतिरोध पर। प्रतिरोध में परिवर्तन जो है, दूसरा ताप में परिवर्तन में भी क्या होता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप में परिवर्तन का। तो ये आपको हमने मैथमेटिक्स टर्म में लिखा है इसे डेल्टा आर, क्योंकि परिवर्तन क्या लिखते हैं, डेल्टा से करते हैं, परिवर्तन मतलब अंतर, और आर का किस पर डिपेंड कर, अंतर किस पर है, प्रतिरोध का, तो आर लिख दिया। प्रारंभिक की बात करा तो प्रारंभिक कौन है, आर नोट है, क्या है, आर नोट है, आर नोट लिखा, इसका मान लिया फर्स्ट। ठीक है, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रोपोर्शनल, ताप में परिवर्तन। अब तो ताप में परिवर्तन क्या है, डेल्टा टी, क्योंकि परिवर्तन का मतलब ये होता है अंतर, अंतर किससे, डेल्टा से। और किसकी बात कर रहा है, ताप का, ताप वाला हटा देंगे, टी माइनस टी नोट एन डेल्टा टी, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया फार्मूला, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आर नोट डेल्टा टी। अब हम कहें कि प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है, अल्फा। अल्फा क्या है जी, इसका नाम क्या है, ताप गुना। यहाँ देख लीजिए डेल्टा आर क्या लिखे हैं, आर माइनस आर नॉट, और अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये माइनस में इधर क्या आएगा तो क्या जाएगा, प्लस के रूप में। आप इतना लिख करके छोड़ सकते हैं, तो आगे बढ़ाना तो आगे बढ़ाइए, हमने देखिए आगे बढ़ा दिया आपका, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ से आप आर का मान भर सकते हैं रोएल बाई ए। देखिए यहाँ पर आर की जगह पर कुछ नहीं रहता है, रो की जगह पर भी कुछ नहीं, लंबाई हो रहा है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए रो तो लिखा आर की जगह, लेकिन क्या लगा है, जीरो, यहाँ पे क्या लगाते हैं, जीरो। तो इस तरह से आपका, इस तरह से, और ये आपका आ गया, यानी कि ये वाला टर्म आपका आ गया। अब सवाल उठता है कि अल्फा क्या है, क्या अल्फा कुछ प्रदर्शित करेगा। जी हाँ भाई साहब, अल्फा भी कुछ प्रदर्शित करेगा, और क्या प्रदर्शित करेगा देखिएगा। अब देख लीजिए अल्फा क्या है, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो कहा जाएगा पदार्थ की प्रकृति कैसी है, चालक। कैसा है जी, चालक। अगर अल्फा अगर निगेटिव हो गया क्या हो जाएगा, अर्धचालक। ध्यान से। और अल्फा अगर जीरो हो गया तो क्या होगा जी, आपका कुचालक। यानी कि आप जानते भी हैं तीन ही मान हो सकता है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, चाहे क्या होगा, जीरो होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, या फिर जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। तो अगर पॉजिटिव आ गया, अगर प्लस अल्फा का मान दे दिए किसमें चला जाएगा, चालक में। अगर दे दिया निगेटिव तो किसमें चला जाएगा, अर्धचालक में। और जीरो दे दिया क्या हो जाएगा, कुचालक में। हमने एक लाइन से ही लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो इधर आपका ये है जीरो, इधर अगर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस ही का है जीरो। अगर इधर से ये है धनात्मक है तो क्या लिख दिया, चालक। ये जीरो हो गया तो क्या हो गया, आपका कुचालक। ये अगर ऋणात्मक आ गया तो क्या हो गया, और चालक। क्योंकि तीन ही होता है, आपने पढ़ा होगा कि चालक होगा, कुचालक होगा, या फिर क्या होगा आपका अर्धचालक। तो चालक कब होगा, जब पॉजिटिव होगा। निगेटिव होगा तो क्या होगा, अर्धचालक। जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, चालक। अब इसका असर कैसा दिखाई देगा, तो फार्मूला देखिएगा, आर बराबर क्या है, आर नॉट 1 प्लस, चाहे ऐसे लिख दीजिए, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब आप सोचिए अल्फा धनात्मक है, प्लस साइन के साथ है, तो क्या ये जुटेगा, और जुटेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आर जो फाइनल, ये आर जो होगा, ये आर नोट से बड़ा आएगा कि छोटा, जी भाई से बड़ा होगा। चेक करिए, अगर ये 100 है, प्लस कुछ भी जोड़ते हैं आप, तो ये धनात्मक है तो प्लस के साथ आएगा, कुछ भी जोड़ते तो ज़्यादा ही आएगा। अगर इसका मान लेते हैं तो 2 में गुना करें तो 100 प्लस 2 कहते हैं 102, मान बढ़ेगा घटेगा नहीं। यानी कि आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर नोट। यानी ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, आर नोट क्या होगा, कम होगा। कब, जब चालक होगा तब। यानी आप एक चीज देख रहे हैं, चालक में अगर ताप बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, चालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी भाई साहब क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि अगर चालक में ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर असर कैसा होगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
कब? जब चालक होगा तब। अगर आपका चालक ना हो कि देखिए अर्धचालक नेगेटिव, ये साइन किसमें बदल जाएगा? नेगेटिव में, माइनस। अब जो वैल्यू है उसमें ही क्या करेगा? घटा देगा। और घटा देगा भाई साहब तो क्या आएगा? कम आएगा। तो घटा रहा है तो घटाने पर कम, तो शुरू वाला क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हो गया तो आपने देखा ताप अगर बढ़ा दिए, अगर प्रतिरोध घट गया, क्या हुआ? प्रतिरोध भाई साहब घट गया तो कैसा होगा? अर्धचालक होगा। यानी अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ ये सब, ध्यान से। और एक और है, अगर अल्फा का मान 0 तो है 0 में पूरा 0, आर बराबर आर नॉट। यानी ताप बढ़ाइएगा कुचालक में, प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है। मतलब साफ है कि ताप बढ़ाइए घटाइए, कुचालक में प्रतिरोध जो है वो फिक्स रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध जो है चालक में क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, और चालक हो जाएगा, घट जाएगा। और कुचालक हो तो ताप बढ़ाइएगा, कोई असर होने वाला नहीं। यानी पहले वाला और बाद वाला प्रतिरोध क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये सब पूछा हुआ है, लड़का भूल जाता है कि कैसे हुआ। अगर ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको याद करना नहीं जरूरत पड़ेगा, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे समझ जाएंगे कि वो कहाँ से आ रहा है। तो अल्फा का मान ध्यान रखिएगा, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपका जो है बहुत आसानी से आपका बनना शुरू हो जाएगा।